गुड आफ्टरनून एवरीवन। माइनॉरिटी कंसर्न के बिहाफ पर आफ्ताब मुगल और हमारी तमाम टीम की जानब से आज के प्रोग्राम में तमाम शरीक मेहमानों और नाजरीन को खुश आमदेद। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक़, मज़हबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है द इशू ऑफ जुवेनाइल जस्टिस इन पाकिस्तान। हमारे लिए ये एजाज़ की बात है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही अहम पैनल मौजूद है। ये तमाम साथी अपने अपनी फील्ड के माहिर हैं और अमन और इंसाफ और ख़ुसूसन बच्चों के हकूक़ की खिदमत के हवाले से इनका काम दहाइयों पर महीत है। लाहौर से हमें मोहतरमा नबीला फ़िरोज़ साहिबा ने ज्वाइन किया है, इस्लामाबाद से मोहतरम वजाहत अली एडवोकेट साहब ने, और हमें उम्मीद है कि थोड़ी देर में फैसलाबाद से हमें मोहतरम आतफ जमील पगान साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। हम उन सबको प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। हमारे मुकर्रीन आज के इशू को समझने में ना सिर्फ हमारी रहनुमाई करेंगे बल्कि वो इस इशू के कल्चरल और स्ट्रक्चरल पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस इशू के हल में हम इंफरादी तौर पर और एक कम्युनिटी के तौर पर और एक रियासत के तौर पर कैसे अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकते हैं। जो हमारे साथ थी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया फेसबुक पर, वो माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पर हमें देख सकते हैं प्रोग्राम को लाइव। इसके अलावा आज के प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग है वो हम कल यूट्यूब पर भी लगाएंगे, और हमारे साथ आप राब्ते के लिए हमारा जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो हम बाद में शेयर करेंगे, वो के साथ आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो अगले सैटरडे को 4 जून को शाम 7 बजे ही नशर होगा, जिसमें पाकिस्तान से इंसानी हकूक़ का एक बहुत बड़ा नाम जो होंगे, और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के लिए क्या कुछ इक़दाम हो रहे हैं और उन्हें कैसे बेहतर किया जा सकता है। आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारी साथी फैसलाबाद से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया अक्सर कमर वो करेंगी। आप यूथ लीडर हैं, आप ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, एक ट्रेनर होने के साथ साथ आप एजुकेटर भी हैं, और साथ ही साथ आप डायसीजन यूथ मिशन फैसलाबाद की डायसीजन तकरीबन 13 साल से वो सोशल सेक्टर में मुख्तलिफ हवालों से खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू अक्सा। जी, गुड इवनिंग सर, क्या हाल है? बस खुदा का शुक्र। आई होप सो कि मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही होगी बिल्कुल आपको भी और काफी सारे बेहतर है, सुनने वालों को भी। काफी बेहतर है। जी, थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द इशू ऑफ जुवेनाइल जस्टिस। जो हैं वो दो लॉयर होंगे और एक इंसानी हकूक की वकीला भी हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम जानेंगे कि ये सिस्टम है क्या, इसमें क्या खराबियां हैं, इसके क्या पहलू हैं, जिस तरह के करने ऑलरेडी पहले हमें बताया भी है। तो इससे पहले कि हम मैम नबीला से बात करें, मैं चाहूंगी कि वजाहत साहब हमें इस बारे में थोड़ा सा बता सकें कि ये सिस्टम है क्या और इसके मुख्तलिफ पहलू क्या क्या हैं। वजाहत साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, आ रही है आपको? जी जी, मुझे अभी आपकी आवाज आ रही है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
मैंने क्या, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, हमें आपकी आवाज आ रही है। जी वजाहत भाई, आपकी आवाज हमें आ रही है। जी जी, माइक टेस्टिंग के बाद मैं चाहूंगी कि अपने तमाम सुनने वालों को वजाहत साहब का थोड़ा सा इंट्रो करवा दूं, ताकि वो जान सकें कि वजाहत साहब कौन है और क्या करते हैं। तो जी, वजाहत साहब जो है एक प्रैक्टिसिंग हेलो। लॉयर है। जी वजाहत जी साहब, जी, आवाज आ रही? जी आपकी आवाज हमें आ रही जी, वजाहत साहब जो है एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये एक राइटर भी हैं, ह्यूमन राइट डिफेंडर भी हैं, और इनका स्पेशल फोकस जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स पे ही है। करंटली ये सर्व कर रहे हैं एज अ को चेयर ऑफ नेशनल एक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन ग्रुप अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन एंड वुमेन, और फॉर द सेशन ऑफ 2021-22। और ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। साउथ एशिया इनिशिएटिव टू एंड वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन के साथ इनका ताल्लुक है। और ये मेंबर है ISP कैन, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइल्ड राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान। सर, अगर आप अपने इंट्रो में कुछ और ऐड करना चाहें तो आप वो भी बता सकते हैं हमारे सुनने वालों को। जी बहुत शुक्रिया, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैं थोड़ा सा फिर भी अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक लॉयर जी हूँ, राइटर हूँ और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ। और मेरी तकरीबन 40 से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में। और बच्चों के राइट्स के ऊपर काम करना जो है, दैट्स माय पैशन। तो जी आज के टॉपिक के हवाले से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, दिस जी इज एन सर, एरिया। इसका थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये है क्या, क्योंकि ये एक इंग्लिश वर्ड है। जब हमने भी इसको सुना तो वो थोड़ा सा लगता है कि ये है क्या चीज। तो आप सुनने वालों को थोड़ा आसान करके बताइएगा कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम क्या है और पाकिस्तान में इसके हवाले से क्या कानून साजी है। जी, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल का मतलब होता है कि यंग पर्सन या एक चाइल्ड। तो जब यंग पर्सन, जब जस्टिस सिस्टम के साथ उसका इंटरेक्शन होगा तो उसको जो है लॉ कैसे ट्रीट करेगा। लेकिन जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट जो पाकिस्तान में जो लॉ एप्लीकेबल है, ये बेसिकली उन बच्चों पे अप्लाई होता है जो क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करते हैं, जी ना कि वो बच्चे जो कि विक्टिमाइज होते हैं, जिनके ऊपर जो है जिनके ऊपर कोई तशद्दुद किया जाता है या जिनके राइट्स की वायलेशन होती है। बल्कि ये वो बच्चे हैं जो कि खुद ऑफेंस कमिट करते हैं और लॉ के साथ कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं। क्योंकि नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस तरह नहीं बनाया गया कि वो बच्चों की राइट्स की प्रोटेक्शन करे जब उनका इंटरेक्शन होता है जस्टिस सिस्टम के साथ, उन जी बच्चों का जो कि क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करते हैं। तो उन बच्चों के राइट्स की हिफाजत के लिए जो क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करते हैं, एक स्पेशल लॉ जो है वो इनेक्ट किया गया। ये लॉ सबसे पहले 2000 में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 के नाम से आया और ये पूरे पाकिस्तान में अप्लाई हुआ, लेकिन ये फुली इंप्लीमेंट ना हो सका। इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इम्प्रैक्टिकल, अनरीजनेबल डिक्लेयर कर दिया और इसका ऑपरेशन रोक दिया पूरे पाकिस्तान में। लेकिन उसके ऊपर फिर अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो सस्पेंड कर दिया। तो ये स्टेटस को पे वो लॉ 2018 तक, यही लॉ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 चलता रहा, लेकिन ये फुली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जो कि नया लॉ आया 2018 में, जो एक मॉडल लेजिस्लेशन थी और उन बच्चों के राइट्स की फुली प्रोटेक्शन करता है जो कि क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करते हैं और लॉ के साथ कंफ्लिक्ट में आ जाते हैं। सो उन बच्चों की हिफाजत के लिए ये लॉ इनेक्ट किया गया और इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यू फीचर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो ये लॉ जो है ये ऑफेंसेस को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करता है: माइनर, मेजर एंड हीनियस ऑफेंस। माइनर ऑफेंस का मतलब ये है कि ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा 3 साल तक पनिशमेंट विद और विदाउट फाइन है। मेजर ऑफेंस का मतलब है जिसकी सजा 3 साल से ज्यादा या 7 साल से कम इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन है।
और हीनियस ऑफेंस ये है कि जिसकी सजा जो है डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या मोर देन 7 ईयर इम्प्रिजनमेंट है। और ये सारे ऑफेंसेस, माइनर और मेजर ऑफेंसेस जो हैं, ये बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए जो क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करते हैं, उनके लिए बेलेबल डिक्लेयर किए गए। और इवन द हीनियस ऑफेंसेस में भी कोर्ट को ये इख्तियार दे दिया गया कि अगर बच्चे की एज 16 साल से कम है तो उनको हीनियस ऑफेंस में भी जो है वो बेल ग्रांट की जा सकती है, बेशक उन्होंने जो है वो मर्डर ही क्यों ना कर दिया। तो इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डाइवर्जन का इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। डाइवर्जन क्या है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट विदाउट रिसोर्टिंग द फॉर्मल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। सो डाइवर्जन यानी कि डाइवर्जन का जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर जो इंट्रोड्यूस किया गया, तो बच्चों को जो है वो स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए उनको कोर्ट की जो है हैसल से बचाने के लिए ये नया प्रोसीजर इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें जो है बच्चों को जो है वो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स जो है वो बताए गए कि डाइवर्जन किस तरह एक्सरसाइज हो सकती है। तो मसलन अगर बच्चे ने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको जो है विद द कंसेंट ऑफ द विक्टिम और एग्रीव्ड पार्टी उसको जो है ये सजा दी जा सकती है कि वो उसको जो है फाइन किया जा सकता है, उसको सजा दी जा सकती है कि कम्युनिटी सर्विसेज में जाके कुछ सर्विस प्रोवाइड करे, या जो उसने कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी चोरी की है वो वापस करे, या नुकसान का अजाला करे, या उसको जो है जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया जाएगा जहाँ पे उसकी रिहेबिलिटेशन की जाएगी, या उसको जो है ये सजा दी जाएगी कि वो पे द कॉस्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स टू द विक्टिम। तो ये जुवेनाइल जस्टिस जो डाइवर्जन का जो कॉन्सेप्ट है ये थ्रू इम्प्लीमेंट होगा थ्रू जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज, जो कि इसी लॉज के अंदर जो है वो बनाई जाएंगी। इसके अलावा ये लॉ प्रोवाइड करता है कि बच्चे को किसी किस्म की कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, उसके हैंड कफ नहीं किए जाएंगे, उसको बेड़ियां नहीं पहनाई जाएंगी। इसके अलावा स्पेशल प्रोविजंस फॉर द फीमेल चाइल्ड ऑफेंडर हैं कि फीमेल चाइल्ड ऑफेंडर को कोई मेल पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट नहीं कर सकता और उसको जो है स्पेशली उन प्रिजन्स में रखा जाएगा या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाएगा जो कि एक्सक्लूसिवली जो है फीमेल चाइल्ड ऑफेंडर्स के लिए बनाए गए। और इसी तरह बच्चों की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया गया है कि कोई बंदा जो है बच्चों का नाम या कोई प्रोसीडिंग रिलेटेड टू द जुवेनाइल कोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं कर सकता इन प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट और विदाउट द परमिशन ऑफ द पुलिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। और अगर वो ऐसा करेगा तो उसको 3 साल तक जो है वो इम्प्रिजनमेंट की सजा विद फाइन के साथ जो है वो दी जा सकती है। उसके अलावा इस लॉ के अंदर यह है कि बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस जो है जुवेनाइल ऑफेंडर की वो जो है वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है। अगर कोर्ट ये समझे कि बच्चे की फिजिकल अपीयरेंस जरूरी नहीं है तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा और वो कोर्ट प्रोसीडिंग को ऑडियो विजुअल लिंक के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर सकता है। प्रोबिशन ऑफिसर का रोल जो है इसमें बहुत स्ट्रांग किया गया है। प्रोबिशन ऑफिसर्स के ऊपर बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो असाइन की गई हैं कि जब कोई बच्चा पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा किसी ऑफेंडर को, जुवेनाइल ऑफेंडर को, तो फौरन उसके गार्डियन को इन्फॉर्म करेगा और कंसर्न्ड प्रोबिशन ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा कि ये बच्चा हमने अरेस्ट किया है और उसको हम फलानी डेट को फलानी कोर्ट में जो है वो पेश करेंगे। और उसके साथ साथ उसके गार्डियन को भी इन्फॉर्म किया जाएगा। और जो माइनर और मेजर ऑफेंसेस हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वो विद और विदाउट श्योरिटी बॉन्ड बेलेबल डिक्लेयर किए गए हैं और उसमें पुलिस भी जो है वो बेल ग्रांट कर सकती है विदाउट द प्रोड्यूसिंग द जुवेनाइल ऑफेंडर इन द चाइल्ड कोर्ट। इसी तरह जो है जो प्रोबिशन ऑफिसर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाएगा जुवेनाइल ऑफेंडर के बारे में कि इस बच्चे का जो है कल्चरल कैरेक्टर बैकग्राउंड जो है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इस बच्चे की एक्टिविटीज कैसी थी जहाँ पे ये रहता है, क्या इसने वाकई ये ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया, या क्या स्टेप्स लिए गए हैं फॉर हिज रिहेबिलिटेशन
or for the compromise between the parties, और इसके अलावा जो है और जो नेसेसरी उसको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड की गई है एट ऑल स्टेज ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स, वो जुवेनाइल ऑफेंडर को जो है प्रोवाइड की गई है या नहीं की गई। तो ये सारी रिपोर्ट जो है सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के नाम से प्रोबेशन ऑफिसर बनाएगा, जो कि उस चालान का हिस्सा बन जाएगा जो कि पुलिस सबमिट करे। सो ऑन बेसिस ऑफ द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पुलिस एंड द प्रोबेशन ऑफिसर, द कोर्ट विल डिसाइड the final verdict in the juvenile offender case, और उस रिपोर्ट की बेस पे कोर्ट उसको इक्विट भी कर सकती है, और ऑन द बेसिस ऑफ द जो एग्रीव्ड पार्टी होगी उसकी कंसेंट के साथ, अगर सपोज कि वो बच्चा कन्विक्ट हो जाता है, ये साबित हो जाता है कि उसने जुर्म सर्जर किया है, तो उसको जेल में भेजने के बजाय जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाएगा, जहां पे उसकी जो है फुल रिहैबिलिटेशन की जाएगी, ताकि वो जब अपनी इम्प्रिजनमेंट का पीरियड पूरा करके रिहा हो तो वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर वो सोसाइटी का हिस्सा बन जाए और दोबारा ये ऑफेंस कमिट ना करे। और अगर सपोज वो बच्चा कन्विक्ट होता है तो कोर्ट उसको जो है प्रोबेशन के ऊपर जो है वो रिलीज कर सकती है under the custody of his guardian or any suitable person, or under the custody of the probation officer। और कोर्ट के जो है ऑर्डर करेगी, जो प्रोबेशन ऑर्डर करेगी उसमें जो कंडीशंस होंगी, अगर वो बच्चा उसको फुलफिल नहीं कर रहा तो प्रोबेशन ऑर्डर जो है कैंसिल भी हो सकता है। प्रोबेशन ऑफिसर ने कोर्ट को पीरियडिकली रिपोर्ट करना है कि बच्चा जो है ड्यूरिंग हिज प्रोबेशन पीरियड जिसके ऊपर उसको रिहा किया गया है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर। इसके अलावा डेथ सेंटेंस जो है वो प्रोहिबिट की गई है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जा सकती। और किसी ऑफेंस के अंदर जो है अगर कोई डिस्क्वालिफिकेशन है कि बच्चा जो है अगर ये कन्विक्ट हो गया है तो इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है गया है कि वो कोई जॉब नहीं कर सकता, किसी ऑफिस में काम नहीं कर सकता, वो बच्चे के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह जो है बार ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर उसको जो है किसी बंदे को जो है उस स्टेट के खिलाफ कोई काम कर रहा है या उसकी डिटेंशन इसलिए की गई है फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, वो भी जो है बच्चे को जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए, जो नया लॉ जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसके अंदर ये भी कहा गया है कि चाइल्ड कोर्ट्स बनाई जाएंगी थ्रू आउट द पाकिस्तान विच विल एजुडिकेट द केसेस एक्सक्लूसिवली फॉर द जुवेनाइल ऑफेंडर्स। और जो है जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज बनाई जाएंगी, हर जुवेनाइल कोर्ट के अंदर जुवेनाइल जस्टिस कमेटी होगी, और जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे थ्रू आउट द पाकिस्तान। इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द चाइल्ड ऑफेंडर इन द जेल, he will be sent into the juvenile rehabilitation centers। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये जो फीचर्स हैं फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सके, और जिसकी वजह से जुवेनाइल ऑफेंडर्स के राइट्स की अभी भी जो है वो वायलेशन हो रही है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के जनरल थमेटिक कोर्ट्स हैं वो भी जो है चाइल्ड ऑफेंडर्स के राइट्स की फुली प्रोटेक्ट करते हैं, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 9 जो कि प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ टू एवरी पर्सन, आर्टिकल 10 सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन, और आर्टिकल 10 ए राइट टू फेयर ट्रायल देता है। आर्टिकल 12-13 प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिट्रोस्पेक्टिव डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन की जो है वो प्रोविजन प्रोवाइड करता है, और आर्टिकल 14 राइट टू डिग्निटी की पासदारी करता है। इसी तरह स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, वो जो है स्टेट इज बाउंड टू enact special provision, or state shall provide inexpensive and expeditious justice to all the citizens of Pakistan। So ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब मैं मजीद इसके बारे में थोड़ा बोलूंगा, आप अपना व्यू बताएं इसमें। नहीं, एक्चुअली आपने इतना कुछ बता दिया, ये तो हमारी
एक बेसिक थे कि ये है क्या और इसमें कौन कौन से सिस्टम है, क्या क्या प्रोसीजर्स हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। हमारे साथ एक ह्यूमन राइट डिफेंडर, एक ट्रेनर और एक एक्टिविस्ट खातून मौजूद हैं जिनका नाम है नबीला फिरोज भट्टी, और हमारे लिए तो उस्ताद हैं वो। हम इनसे हमेशा बहुत कुछ सीखते हैं। और ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का जो टॉपिक है वो वजाहत साहब और मैम नबीला ने ही सजेस्ट किया था, एंड थैंक्स टू आफ्ताब सर के उन्होंने ये अरेंज किया हमारे लिए। तो कैसी हैं मैम नबीला आप? जी बहुत शुक्रिया अक्सा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मैम, इससे पहले कि हम आपसे बात करें, मैं चाहूंगी कि अपने सुनने वालों को, वैसे तो आपको पूरा पाकिस्तान और इवन इंटरनेशनली भी सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग आपको अगर नहीं भी जानते या थोड़ा सा कम जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि मैम नबीला एक ह्यूमन राइट डिफेंडर हैं, एक्टिविस्ट हैं, एक ट्रेनर हैं, और ये डिफरेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और नेटवर्क के साथ एसोसिएटेड हैं सिंस 1991, और ये संजोग पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई हैं, और इनका भी बेसिक काम ही जो है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पर भी ये जो है खासी गिरफ्त रखती हैं। इन्होंने मास्टर्स डिग्री की हुई है इकोनॉमिक्स में और रूरल डेवलपमेंट फ्रॉम पाकिस्तान। इसके साथ मैम अगर आप अपने इंट्रो में कुछ और भी जोड़ना चाहें तो आप बता सकती हैं। और आपसे सवाल जो है वो मैं करना चाहूंगी कि बीइंग अ एक्टिविस्ट या बीइंग अ डिफेंडर, आप जब इस तरह के जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के केसेस को डील करते हैं तो आपने इस सिस्टम को कैसा पाया? जब आपने इस तरह के केसेस को देखा, आपको क्या लगता है कि इस सिस्टम में क्या बेहतरियां हैं, क्या खराबियां हैं? तो ओवरऑल क्या सिचुएशन है, आप इसको किस तरह से देखती हैं? जी मैम नबीला। बहुत शुक्रिया अक्सा। तारुफ के लिहाज से मैं एक सिर्फ बात ऐड करना चाहूंगी कि मैं मुख्तलिफ अखबारात जिसमें डॉन, नया दौर, हम सब, दुनिया टीवी वगैरह शामिल हैं, इनमें ओकेजनली लिखती हूँ ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी जब आया था तो इस पे भी मैंने एक आर्टिकल किया था। जो बातें वजाहत साहब ने की हैं बड़ी तफसील से कर दी हैं, और मुझे नहीं लगता आप जुवेनाइल जस्टिस पे कोई बात और कहने की मेरे पास गुंजाइश है। सिस्टम ये बहुत अच्छा है। एक छोटी सी बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि बच्चे को पुलिस थाने में नहीं रखा जा सकता। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के एक्ट, उसके लिए लॉ ये कहता है, मौजूद तो नहीं है लेकिन लॉ ये कहता है कि ऑब्जर्वेशन होम्स होने चाहिए जिसमें बच्चे की इंटेरोगेशन होगी। सब इंस्पेक्टर से कम दर्जे रैंक का ऑफिसर नहीं होगा, और पुलिस सुपरिटेंडेंट की निगरानी में बच्चे की इंटेरोगेशन होगी। सिस्टम को मैंने कैसा पाया, ये खैर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट तो बहुत ही आला एक एक्ट है, लेकिन मैं काम कर रही हूँ 2005 से जुवेनाइल जस्टिस के हवाले से। तो उस वक्त हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस को लेके ही चलते थे। ऑर्डिनेंस में भी बहुत ज्यादा अच्छी बातें थी, लेकिन डेफिनेटली वो लॉ की एक वीकर शक्ल होती है एज कंपेयर टू एक्ट। तो हमारे पास अब ज्यादा साउंड बेसिस हैं जुवेनाइल जस्टिस के हवाले से बात करने की, लेकिन अनलकीली मैं कहना चाहूंगी कि हम बात तो करते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस के हवाले से पूरे मुल्क में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट बोलता है कि एक्सक्लूसिव कोर्ट्स बननी होंगी, और इस एक्ट में ये लिखा गया था कि एक्सक्लूसिव कोर्ट्स जो हैं वो 3 माह के अंदर अंदर बन जाएंगी। तो ये मई 2018 में प्रेसिडेंट ने इसको एक्ट को साइन कर दिया था। अभी तक जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट्स नहीं बनी है। तो जब जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट्स ही नहीं बनी है तो 6 माह के अंदर जो था, जो कि लॉ में मौजूद था कि 6 माह के अंदर बच्चे का केस जो है वो डिसाइड करना है, तो जब कोर्ट्स ही नहीं बनी तो केस आगे क्या डिसाइड होगा। तो जो सिचुएशन है, फिर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस में ये था कि बच्चा विक्टिम है या बच्चा ऑफेंडर है। हमारा ये जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है या जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस है, ये ज्यादा ऑफेंडर्स के साथ डील करता है, यानी जिन बच्चों से कोई कसूर सरजद हुआ हो, कोई जुर्म सरजद हुआ हो और जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ हो। लेकिन ये इसमें दर्ज है कि विक्टिम बच्चा है या ऑफेंडर बच्चा है, उसकी जो लीगल असिस्टेंस है, जो उसके वकील की फीस है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत प्रो बोनो लॉयर्स करे,
या हुकूमत लॉयर्स को वेजेस पे रखे या हुकूमत लॉयर्स को फी दे, जैसे भी करे, ये इंतजाम जो है ये गवर्नमेंट ने करना है। तो ऐसा कोई भी इंतजाम नहीं है। जो आप मुझसे मेरे तजुर्बे के हवाले से बात कर रही थी, तो क्योंकि मैं 2005 से काम कर रही हूँ, तो उस वक्त भी हम काम अपना शुरू यहीं से करते थे कि हम कैंप जेल लाहौर जाते थे, तो हम पता करते थे कि कितने बच्चों को जो वकील की सहूलत है वो मैसर है। तो वो उन्हीं बच्चों को मैसर होती थी जिनकी फैमिली जो है वो उनको सपोर्ट करती थी, जिनकी फैमिली पीछे आती थी, जो फैमिली अपने बच्चे की पीछे केस को फॉलो करती थी। तो बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जिनकी फैमिलीज को पता ही नहीं होता था कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, और उनके लिए वो वकील नहीं कर पाते थे। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए, हम लोग वकील का अभी भी हम ये करते हैं कि हम बच्चों के लिए जो जेल में, कैंप जेल में बच्चे हैं जिनके पास वकील नहीं होता, हम उनके लिए वकील का इंतजाम करते हैं। लेकिन ये बात मैं क्लियरली कहना चाहूंगी कि अभी तक भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई सहूलत नहीं है कि इन बच्चों को वकील जो है वो मुयस्सर हो। फिर इसके अलावा हम बच्चों को देखते थे कि इनके पास इन्होंने जराइम क्या किए हैं, तो कई दफा बहुत छोटे से जराइम में बच्चे मुलव्वस होते थे कि कहीं से कुछ चुराते हुए पकड़े गए, या कुछ डेफिनेटली बाज दफा हीनियस क्राइम्स भी होते थे कि किसी बच्चे से कत्ल करवा लिया गया है, मतलब बड़ों ने बच्चे को हथियार बनाया और बच्चे से कत्ल करवा लिया, ये सोच के कि बच्चे को सजा नहीं होगी या कम होगी। और बच्चे को मनशियात की फरोख्त में भी मुलव्वस पाया भी गया है, लेकिन बहुत दफा उन पे झूठे केसेस भी होते थे। तो एक रिसर्च के मुताबिक 95% बच्चे जो थे वो आखिर में इनोसेंट ही साबित होते थे, या वो बहुत छोटे जराइम में मुलव्वस होते थे, तो उनको कम्युनिटी सर्विस में या छोटी मोटी प्रोबिशन के तहत उनको जो था वो रिहाई मिल जाती थी। बाकी बात हो रही थी कि बच्चों के लिए डाइवर्जन मैकेनिज्म होगा, तो जुवेनाइल कमेटीज का अभी तक नोटिस ही नहीं हुआ। जुवेनाइल कमेटीज ने ये काम करना है, जो डाइवर्जन की जो पूरी प्रोसेस है ना कि बच्चे को सजा मिलेगी या बच्चा कम्युनिटी सर्विस में जाएगा, या छोटी मोटी सजा होती है कम्युनिटी सर्विस के हवाले से, या बच्चा फाइन पे करेगा, या बच्चे ने जो चीज चुराई है वो वापस करेगा। ये फैसले जुवेनाइल जस्टिस कमेटी ने करने थे, तो कमेटीज जो है वो अभी तक बनी नहीं है। तो मतलब अभी 2022 आ गया, चौथा साल है इस एक्ट को बने हुए, तो कमेटीज जो हैं वो बनी ही नहीं है। तो ये पोजीशन है अभी तक जो हम देखते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पे इम्प्लीमेंटेशन की। और अगर आपका कोई सवाल हो जी मैडम नबीला, मैं अगर आपके आप बाद में थोड़ा सा ये ऐड करूंगा कि अभी तक जो है 11 चाइल्ड कोर्ट्स जो हैं जो कि एक्सक्लूसिवली चाइल्ड के केसेस को डील कर रही हैं, वो पाकिस्तान सर में वो प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं, वो प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं जो ग्रुप डेवलपमेंट के तरफ से, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं, वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट्स नहीं है। लेकिन हाँ, वो जुवेनाइल कोर्ट्स नहीं, हाँ तो वो तो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स है ना, वो तो विक्टिम्स के लिए वो फंड, वो खास जो इस एक्ट के तहत कोर्ट्स बननी थी वो वाली कोर्ट्स नहीं है। वो तो ग्रुप डेवलपमेंट का एक अलहदा प्रोजेक्ट, हाँ वो अलहदा प्रोजेक्ट है ग्रुप डेवलपमेंट का, तो वो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं। वो वैसे तो एक हमारे यहाँ पे, हाँ हमारे यहाँ पे ब्यूरो में भी मौजूद है वैसी एक कोर्स हमारे बड़े अरसे से। बात मुकम्मल कर ले उसके बाद जी प्लीज जा सकते हैं। हाँ जी, वो 11 चाइल्ड कोर्ट्स बनाई गई हैं ऑल द प्रोविंसेस में, जो कि दोनों किस्म के केसेस, चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, चिल्ड्रन इन कांटेक्ट विद द लॉ, दोनों किस्म के केसेस को डील कर रही हैं। इसके अलावा जो है 9 जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज जो हैं वो भी बनाई गई हैं। उनमें से तकरीबन 8 कमेटीज जो हैं वो पेशावर के अंदर जो हैं वो बनाई गई हैं रिसेंटली, ये 1-2 साल के अंदर अंदर। और उन्होंने जो लास्ट मैंने रिसर्च की थी, इसमें तकरीबन 5 जुवेनाइल ऑफेंडर्स को जो है
उन केसेस को डाइवर्जन का प्रोसेस एक्सरसाइज करते हुए उनको रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो रेफर किया कि इनको जो है इस किस्म की जो है वो पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, बल्कि इनके रिहेबिलिटेशन के लिए ये स्टेप्स लेने चाहिए। तो ये थोड़ा सा मैडम नबीला की बात में मजीद एडिशन था कि ये ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान की वसातत के साथ जी मैं बिल्कुल 11 बनाई गई और 9 जोनल जस्टिस कमेटी भी बनाई गई। लेकिन जैसे इन्होंने कहा मैडम नबीला ने कि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स हैं जो कि दोनों किस्म के केसेस को देख रही हैं, लेकिन इस लॉ के अंदर जो है एक्सक्लूसिव चाइल्ड कोर्ट जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश करनी है, वो अभी तक जो है वो नहीं बनाई गई, बल्कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट्स हैं उन्हीं को जुवेनाइल कोर्ट्स का दर्जा देके कि ये दो जुवेनाइल के केसेस को भी साथ साथ देखेंगे और उन्हीं को जो है वो जुवेनाइल कोर्ट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। जी ऐसा तो सर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस के तहत भी था, और ये जो कम्युनिटी सर्विस का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ऑनरेबल जज हैं सुहेल नासिर साहब, उन्होंने संजोग के साथ पहला केस किया था। तो उन्होंने एक बच्ची थी जिसने जो एजुकेटेड थी और जो वो इस तरह से गई कि वो एक टीचर थी, तो उसकी उस पे केस इस तरह का बना कि उसकी एज में कुछ फौजरी थी। तो सुहेल नासिर साहब ने उसको कम्युनिटी सर्विस में इस तरह से डाला कि वो अपने एरिया में 3 साल तक डेली एक क्लास पढ़ाने के लिए जो वहां पे स्कूल था वहां पे उसको एंगेज किया। संजोग का इस पे काफी काम है कम्युनिटी सर्विस के हवाले से। इसी तरह ग्रुप डेवलपमेंट का भी काफी काम है। ये सिर्फ एक ग्रुप डेवलपमेंट का काम ज्यादा केपी फोकस्ड है। ये वहां पे जो भी जुवेनाइल जस्टिस कमेटीज बनी है वो ग्रुप डेवलपमेंट के ताउन से बनी है और वो एक एनजीओ की एक्टिविटी है। हमारी गवर्नमेंट इस पे खामोश है। गवर्नमेंट ने इस पे क्या किया है? सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट ये एक्ट लाई है तो गवर्नमेंट को इस पे रिसोर्स एलोकेशन करनी चाहिए। इसके लिए जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, इसके लिए जो भी इंतजामी मामलात हैं, जो बजट के मामलात हैं, वो देखने चाहिए और गवर्नमेंट को इस पे इंतजाम करना चाहिए। एनजीओ तो हर इलाके में थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाल रही हैं और खासतौर पे कुछ शहरों में जहां पे उनकी रसाई होती है, लेकिन मुल्क तो बहुत बड़ा है और सारे मुल्क में ही हमारे बच्चों को गवर्नमेंट के इस नरम कदम की जरूरत है, क्योंकि यूएनसीआरसी का आर्टिकल 37 और आर्टिकल 40 कहता है कि बच्चों से जब कोई गलती होती है तो वो रियासत के नरम रवैये के सॉफ्ट जस्टिस सिस्टम के हकदार हैं। वो क्यों है, उसके पीछे लॉजिक क्या है? ये लॉजिक है कि बच्चे में अभी इतने नहीं होती, कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता वो सिचुएशन को, और हालात उसके कंट्रोल से बाहर होते हैं जिनमें वो इंडल्ज हो जाता है। तो इस वजह से बच्चे को खास सिस्टम की जरूरत है। तो जब रियासत ने यूएनसीआरसी को 1990 से रेटिफाई किया हुआ है तो रियासत जिम्मेदार है कि जो उसकी प्रोविजंस हैं उन पे भी काम करें। एनजीओज का हिस्सा बहुत अच्छा है, बड़ी जबरदस्त बात है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी जब तक रियासत नहीं लेगी तो उस वक्त तक काम मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच मैम। अभी मैं साथ साथ चेक कर रही थी कि जो लोग फेसबुक पे हमें देख रहे हैं लाइव, वो भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मिस जमजम हमें देख रही हैं फेसबुक लाइव पे और उन्होंने वजाहत साहब से एक सवाल पूछा है, वो भी शामिल करना चाहूंगी। उन्होंने पूछा है, इज देयर एनी स्पेसिफिक रूल ऑफ लॉ फॉर जुवेनाइल माइनॉरिटीज पार्टिकुलरली? और इसी के साथ एक सवाल उन्होंने और किया है, डू वी हैव रिलीजियस एजुकेशन फॉर जुवेनाइल इम्प्रिजनमेंट? जो प्रिजनर्स होते हैं माइनॉरिटी से, क्या उनके लिए कोई रिलीजियस एजुकेशन है? और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है जुवेनाइल फ्रॉम माइनॉरिटी कम्युनिटी? जी वजाहत साहब। हाँ जी, ये लॉ क्योंकि पूरे पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई होता है तो मेरे ख्याल में तो ये लॉ माइनॉरिटीज के ऊपर भी जो है वो अप्लाई होगा, क्योंकि इट एक्सटेंड्स टू ऑल ओवर द पाकिस्तान। और दूसरी बात ये कि जेल्स के अंदर जो है वो स्पेशल स्कूल्स होते हैं जो कि बच्चों को जो है वो एजुकेशन देते हैं, वहाँ पे उनको जो है हर किस्म की तालीम जो है वो दी जाती है। वो रिलीजियस एजुकेशन जो है वो भी उनको जो है जेल्स में जो है वो प्रोवाइड की जाती है।
हाँ सर क्योंकि मैडम नबीला, आप आप इसमें कमेंट करना चाहें तो आप भी बता दें। जी, मैं नेक्स्ट मैम नबीला की तरफ ही मूव कर रही हूँ कि मैम जब विजिट भी करते हैं इस तरह के कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या जो भी इनकी प्रिजन्स हैं, तो उन्होंने इस सिस्टम में क्या देखा कि एजुकेशन के हवाले से स्पेसिफिकली माइनॉरिटीज के हवाले से कोई खास चीजें मौजूद हैं? अक्सर मेरे इल्म में तो ऐसी बात नहीं आई है, और इतना अरसा मैंने यानी काम किया है, तो लकीली या अनलकीली मेरा कोई इंटरेक्शन किसी माइनॉरिटी के बच्चे के साथ हुआ भी नहीं है जी। जहां तक आप स्कूल्स की बात कर रही हैं, तो कैंप जेल में तो इस तरह से है कि रिहाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुन्नू भाई की ऑर्गेनाइजेशन, तो उनका स्कूल था जो बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन और कंप्यूटर की बेसिक स्किल्स जो है वो सिखाता था, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर था जिसके तहत हमारा साइकोलॉजिस्ट, हमारा डॉक्टर और एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी था जिसमें हमने बच्चों को मोटर बाइंडिंग की और टेलरिंग की और इस तरह की स्किल्स सिखाने का किया हुआ था। तो उसमें यह था कि थोड़ी देर पहले आफ्ताब भाई बात भी कर रहे थे कि यहाँ पे तो गवर्नमेंट के इदारों के साथ एनजीओज को काम करना हो तो एनजीओज को काफी सारा गवर्नमेंट नखरा दिखाती है, तो कुछ ऐसा ही चक्कर था। जब हम जाते थे तो रिस्पेक्ट भी करता था जेल का अमला, लेकिन उनको यही लगता था कि जैसे ये एनजीओज वाले आ गए हैं अपना प्रोजेक्ट चलाने के लिए ना, तो इस तरह का ही होता था। गवर्नमेंट की तरफ से वैसे एक उनका यूनिट अलहदा था जिसको वो बैरक बोलते थे, तो वो सिर्फ बच्चों की बैरक थी और माहौल अच्छा साफ सुथरा था, लॉन्स वगैरह बने हुए थे और बच्चों के सोने के लिए भी इस जेल में तो बच्चों के सोने के लिए भी मैट्रेसेस वगैरह थे, बेड्स वगैरह थे, इस तरह का इंतजाम था। माइनॉरिटीज के लिहाज से स्पेसिफिकली तो मुझे नहीं लगता कोई रिलीजियस एजुकेशन का होगा, लेकिन बच्चों के लिए जो मौलवी साहब वैसे आते थे पूरी जेल में, वही बच्चों की बैरक में भी विजिट करते थे। जी, तो मैम क्योंकि आप और सर इस पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो क्या इससे रेलेवेंट कोई डाटा दस्तयाब है हमारे पास कि अब तक कितने केसेस इस तरह से आए हैं जुवेनाइल जस्टिस के हवाले से, या कितने ऐसे प्रिजनर्स हैं जो कि अंडर द एज हैं? कोई इस तरह का किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या गवर्नमेंट लेवल पे कोई डाटा दस्तयाब है हमारे पास? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, दोनों हमारे जो मैं जवाब दूं इसका? जी, मैं जी, जवाब, हाँ जी, मैंने जैसे आपको बताया था कि जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर मेरा ये रिसर्च आर्टिकल है, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एंड राइट टू डिग्निटी ऑफ जुवेनाइल ऑफेंडर्स इन पाकिस्तान। तो मैंने ये 2019 में पब्लिश हुआ पाकिस्तान लॉ रिव्यू जर्नल में। तो उसमें मैंने इस चीज को डिटरमिन किया कि जुवेनाइल ऑफेंडर्स के राइट्स की वायलेशन कैसे होती है। तो मैंने उस पे जो रिसर्च वर्क किया उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, ओवरक्राउडिंग इन द जेल्स ऑफ द पाकिस्तान। ये रिपोर्ट जो है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी with the collaboration of International Committee of Red Crescent और कर्सर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कंट्रीब्यूशन के साथ पेश हुई। तो उन्होंने ये फैक्ट रिलीज किए कि 2017 में all the home departments of the provinces they shared their data about prisoners in the jails of Pakistan। तो उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि पूरे पाकिस्तान में 84,000 और कुछ 100 prisoners थे in all the jails of Pakistan, all the 4 provinces as well as AJK and GB jails। और उनमें से तकरीबन 1209 के करीब जो है वो जुवेनाइल प्रिजनर्स थे in all the jails of the Pakistan। और उन जो 1209 जुवेनाइल प्रिजनर्स थे उनमें 90% ऑफ द प्रिजनर्स जो थे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे।
So this is actually the violation of the human rights के अंडर ट्रायल जुवेनाइल ऑफेंडर को भी आपने जेल में रखा हुआ है amongst other hardened criminals in those jail जहां पे दूसरे hardened criminal भी मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों के लिए जेल बनाए गए हैं वो सिर्फ 7 हैं, जिनमें 2 पंजाब में हैं और 5 जो है वो सिंध में है। पंजाब के अंदर जो जुवेनाइल जेल्स हैं उनको कहते हैं बोस्टल इंस्टीट्यूशन एंड जुवेनाइल जेल, जो कि एक बहावलपुर में है, एक फैसलाबाद में, और जो सिंध के अंदर हैं उनको कहते हैं यूथफुल ऑफेंडर इंडस्ट्रियल स्कूल्स, जो कि कराची, हैदराबाद, दादू, सक्खर और लाड़काना के अंदर है। ये 5 यूथफुल ऑफेंडर इंडस्ट्रियल स्कूल जो है वो सिंध के अंदर है। इनमें एक जो है वो ऑपरेशनल नहीं है, मेरे ख्याल में शायद दादू या किसी और सिटी का ऑपरेशनल नहीं है। अब मुझे उसका लेटेस्ट नहीं पता, शायद ऑपरेशनल हो गया। तो ये 7 जेल हैं जहां पे स्पेसिफिकली वो जुवेनाइल ऑफेंडर्स को रखा जाता है। सिंध के अंदर सारे बच्चे जो हैं वो स्पेशल प्रिजन्स के अंदर हैं, जो कि यूथफुल ऑफेंडर्स के लिए बनाए गए हैं। लेकिन पंजाब के अंदर जो है सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बच्चे जो है वो स्पेशल प्रिजन्स में नहीं हैं, वो उन प्रिजन्स में है जहाँ पे दूसरे हार्डन्ड क्रिमिनल्स भी मौजूद हैं। और फिर बच्चों के साथ जो है एब्यूज कमिट होती है जेल के अंदर, जिनमें जो दूसरे प्रिजनर्स हैं वो उनके साथ एब्यूज कमिट करते हैं, या प्रिजन स्टाफ जो है वो उनके साथ एब्यूज कमिट करते हैं। और इस तरह की रिपोर्ट्स भी आए हैं कि बच्चों को सेक्सुअली एब्यूज किया जाता है जेल्स के अंदर, क्योंकि ये रिपोर्ट्स या इनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता, तो ये जो है प्रॉपरली जो है फिर उन परपेट्रेटर्स को सजा नहीं मिलती। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर अडॉप्ट करे, ताकि बच्चों को जेल के अंदर जो है उनकी प्रॉपर सुपरविजन की जाए, उनकी निगरानी की जाए, और अगर कोई इस तरह का केस आता है तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि बच्चों को जो है उन अब्यूज से बचाया जा सके। जी। और अक्सा मैं थोड़ा जी मैम, मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी कि ये जो पंजाब जो एक तो ये डेटा फ्लूड होता है, मतलब बच्चे नए आते रहते हैं और कुछ बच्चे जाते रहते हैं। तो पंजाब की जेलों का जो हमने यहाँ से डेटा इकट्ठा किया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये राउंड अबाउट 750 रहता है। मतलब कभी 764 हो गए, तो कभी 748 हो गए, या कुछ इस तरह, ये राउंड अबाउट 750 रहता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वाली जेलें थी बच्चों के लिए स्पेशल। एक तो वो ये कहते थे कि इसको जेल बोलना नहीं है, इसको हमारे यहाँ बोलते थे बोस्टल होम्स। तो बेशक फैसलाबाद और बहावलपुर में ये है, पर हम तो बच्चे यहाँ कैंप जेल लाहौर में भी देखते हैं और हम डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा में भी देखते हैं। तो बच्चों को जेलों में रखा जाता है, ये लॉ की खिलाफ वर्जी है। ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस की भी खिलाफ वर्जी थी, और अब ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के तहत वो कहते हैं कि बच्चे इंटेरोगेशन के लिए ऑब्जर्वेशन होम्स में होंगे, और बच्चे बाद में जो जब उनके इंटेरोगेशन का प्रोसेस खत्म हो जाता है तो वो जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में होंगे। तो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स अभी तक बने ही नहीं है। ये जो पुराने 2 बोस्टल हाउसेज हैं, इनके भी हालात पंजाब के तो बहुत बुरे हैं। वजाद साहब सिंध के या केपी के बारे में ज्यादा जानते होंगे, लेकिन पंजाब की जो सिचुएशन मुझे पता है वो तो ये दो बोस्टल हाउसेज हैं, एक तरह से बिल्कुल कोई भी, मतलब पूरा इतना बड़ा पंजाब है, कहाँ बच्चे सिर्फ सिंध और बच्चे सिर्फ बहावलपुर और फैसलाबाद जाएंगे। हर शहर में बच्चों को रखा जा रहा है और बड़ों की जेलों में ही रखा जा रहा है, और बिल्कुल बजाज साहब सच कह रहे हैं कि बच्चे बुरी तरह अब्यूज होते हैं इन जेलों में। तो लॉ तो कहता है कि उनको अलहदा रखना जरूरी है, उनका अमला जो है उसको बहुत ज्यादा सेंसिटाइज करना चाहिए चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, उनके अमले को प्रॉपर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन का प्रोटोकॉल है वो समझाना चाहिए, सिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से अभी हुआ नहीं है। जी,
आप दोनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने हमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं जो इस सिस्टम में कमियां मौजूद हैं। तो मैं अपने दोनों पैनलिस्ट से ये सवाल करना चाहूंगी कि डू यू थिंक कि वहां से जो बच्चा निकलेगा वो एक बेहतर इंसान बन के निकलेगा, या फिर वो मजीद कुछ नई चीजें वहां से सीख के आएगा जब उसको वहां पर रखा जाता है? जी सर, पहले वजाहत साहब से पूछना चाहूंगी कि क्या आप मुतमिन हैं वहां पर जब बच्चों को रखा जाता है प्रिजन्स में, तो वहां पर क्या उनकी ऐसी तरबियत होती है कि वो वहां से एक बेहतर इंसान बन के निकल सकें? जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि बच्चों को जेल्स में रखा जाता है जहाँ पे दूसरे हार्डन क्रिमिनल्स भी मौजूद हैं, और वहां पे उनके साथ एब्यूज कमिट की जाती है, जिनमें सेक्सुअल एब्यूज भी शामिल है। तो जब सेम प्रीमिसेस के अंदर, ऑल्दो कि वो सेपरेट बैरक्स में होते हैं बच्चे, लेकिन प्रिजन स्टाफ भी उनके साथ मिसबिहेव करता है, और दूसरे जो बड़े बच्चे होते हैं वहां पे, मसलन एक बच्चा 12-13 साल का है, एक 18 साल का है, तो 18 साल वाला जो बड़ा बच्चा है वो भी जो है वो एब्यूज कमिट करता है छोटे बच्चों के साथ। तो वहां पे फिर वो जब जेल से रिहा होते हैं, क्योंकि उनका इंटरेक्शन वहां पे दूसरे हार्डन क्रिमिनल्स के साथ होता है, तो जब जेल से रिहा होते हैं तो वो भी एक जो है उनके अंदर एक उमंग पैदा होती है कि वो भी हार्डन क्रिमिनल बने। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको कहा है कि 90% ऑफ द जुवेनाइल प्रिजनर्स इन द जेल्स ऑफ पाकिस्तान दे आर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। सो टोटल प्रिजनर्स थे 1343 इन ऑल द प्रिजन्स ऑफ पाकिस्तान, 2017 की बात कर रहा हूं, जिनमें से 1209 और 90% जो थे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे। और सिंध और पंजाब जो है इनमें टॉप पे हैं, जहां पे सिंध में 93% जो बच्चे थे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर थे, और पंजाब में 91% अंडर ट्रायल प्रिजनर्स थे। उसके बाद केपी और बलोचिस्तान का नंबर आता है, जहां पे 88% और 87% थे, और फिर जीबी में 83% थे। एजेके के अंदर कोई जुवेनाइल प्रिजनर मौजूद नहीं था। सो एक्चुअली कीपिंग अ जुवेनाइल as an under trial prisoner is one of the unjust and degrading treatment that can be given to any human being. So मैं नहीं समझता कि बच्चे जब जेल से रिहा होते हैं तो उनकी कोई ऐसी उनको ट्रेनिंग दी जाती है या उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर दोबारा जो है वो सोसाइटी में इंटीग्रेट हो सकते हैं। ऑल्दो के लॉ प्रोवाइड करता है कि उनकी रिहेबिलिटेशन करनी है, उनको वोकेशनल, टेक्निकल, एजुकेशनल, मॉरल ट्रेनिंग देनी है फॉर देयर वेलफेयर, फॉर देयर साइको सोशल सपोर्ट, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। जेल के अंदर उनको एजुकेशन वगैरह तो दी जाती है, स्कूल्स भी मौजूद हैं, लेकिन स्टिल उनके साथ जो है उनके राइट्स की वायलेशन होती है, और उनकी फुली जो है वो रिहेबिलिटेशन जो नहीं होती है जेल्स के अंदर। जी थैंक यू सो मच सर। अभी क्योंकि हम लोग अपने प्रोग्राम के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी हमारे दोनों पैनलिस्ट से बारी बारी कि हमने बहुत सारी कमियां तो देखी हैं, लेकिन अभी हम जानना चाहेंगे कि उनके पास क्या सजेशंस हैं। जैसे सर ने शुरू में बताया कि इनफरादी तौर पे, कम्युनिटी के तौर पे, या एक रियासत का क्या किरदार हो सकता है इस सारे सिस्टम की बेहतरी में। तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों के पास अगर कुछ सजेशंस हैं इस हवाले से तो आप हमारे सुनने वालों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जी पहले मैं नबीला फिरोज भट्टी साहिबा से गुजारिश करूंगी कि वो कुछ सजेशंस अगर दे सकें इस बारे में। जी अक्सर सबसे पहले तो जरूरी है कि गवर्नमेंट की विल हो कि उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बनाया है, उस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ली जाएं, बजट एलोकेशन। उसके अलावा मैं संजोग के अपने तजुर्बे की बिना पे बात करना चाहूंगी कि हम लोगों ने मतलब मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करती हूँ वजाहत साहब की कि बच्चे हार्डन क्रिमिनल्स बन के निकलते हैं जेलों से। लेकिन मेरे पास एक छोटी सी मिसाल है कि हमारे पास एक बच्चा था, तो हमने उसकी जमानत भी कराई और फिर वो हमारे राब्ते में भी रहा, उसको उसके पेरेंट्स की भी काउंसलिंग वगैरह, क्योंकि हमारा जो काउंसलर था उसका
हमारा तरीकाकार इस तरह के था कि वो ग्रुप काउंसलिंग भी करते थे, इंडिविजुअल काउंसलिंग भी, और अगर फैमिली को काउंसलिंग चाहिए होती थी तो उसमें भी। तो उस बच्चे को हमने उसकी जिंदगी बनते देखा। उसकी अब माशाल्लाह यहाँ फैसल टाउन में बड़ी अच्छी अपनी वर्कशॉप है, और वो अच्छा काम वाम कर रहा है। तो कोई इंडिविजुअल केसेस ऐसे भी हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को सिविल सोसाइटी को भी खुल के काम करने का मौका देना चाहिए। और अगर सिविल सोसाइटी जेलों का रुख करती है तो उनको अच्छी तरह वेलकम कहना चाहिए, और उनकी सपोर्ट से भी ये फिर अब जैसे गवर्नमेंट खुद अगर करेगी सपोर्ट तो उनको वुकला की फीसें बच्चों को ये मतलब कोई बच्चा अमीर है, कोई बच्चा गरीब है, कोई भी है, अगर बच्चा इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो उसकी जो जिम्मेदारी है उसकी फी वगैरह की वो गवर्नमेंट की है, उसके वकील की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। तो अगर वो गवर्नमेंट नहीं भी कर रही तो गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी से भी हेल्प ले सकती है, वो उनको सपोर्ट कर सकती है, हैंड इन हैंड चला जा सकता है। इसके अलावा मीडिया पे बात, अगर कोई रिपोर्टिंग वगैरह का केस भी होता है तो इस तरह से बात होगी कि मतलब बहुत तहकीर से और बहुत बुरे तरीके से बच्चे का जिक्र किया जाता है। तो बच्चे की डिग्निटी का, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए। और वैसे तो चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक तो बच्चे की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज ही नहीं होनी चाहिए। तो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई मैसेजेस वगैरह बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से क्योंकि बच्चे जो जराइम में पड़ते हैं उनको वो बहुत दफा इस्तेमाल होते हैं, उनको जो क्रिमिनल्स होते हैं वो यूज करते हैं। मसलन अगर कोई बच्चा मनशियात की फरोख्त में गिरफ्तार हुआ है या पकड़ा गया है तो वो उस बच्चे के पास मनशियात कहाँ से आएंगे? उसको कोई यूज कर रहा था, उसको कोई इस्तेमाल कर रहा था। तो बच्चे की प्रोटेक्शन जो है वो सोसाइटी की भी, पेरेंट्स की भी, गवर्नमेंट की भी इस तरह से जिम्मेदारी होनी चाहिए। 25A का पूरी तरह इतलाक होना चाहिए कि बच्चे स्कूलों में हों। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है उनकी प्रोटेक्शन का, स्ट्रीट चिल्ड्रन मतलब मैंने पिछले दिनों आर्टिकल लिखा था स्ट्रीट चिल्ड्रन पे, और पढ़ के मुझे मतलब खुद से मुझे इतनी फीलिंग हो रही थी कि कितनी बुरी सिचुएशन है हमारे हाँ के बच्चों की प्रोटेक्शन का कोई इंतजाम ही नहीं है। स्ट्रीट चिल्ड्रन बच्ची को, जो केस मेरे सामने आया, उस बच्ची को नशा देके उसको सेक्सुअली अब्यूज किया जाता था। तो मतलब स्ट्रीट चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन का गवर्नमेंट का ये एक बड़े लेवल पे मुख्तलिफ लेयर्स पे काम करने की जरूरत है। और मैं आपको अपना एक तजर्बा सुनाऊं कि 2006 की बात है कि यहाँ पे जुडिशियल एकेडमी लाहौर में वुकला की एक ट्रेनिंग कर रहे थे हम लोग। तो हमारे फैसिलिटेटर ने सवाल किया, वहां पे कोई 50 के करीब वुकला थे हॉल में। तो फैसिलिटेटर ने सवाल किया कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस का कितने लोगों को पता है? तो सिर्फ 2 वुकला ने हाथ उठाया। मतलब हमारी जुडिशरी, हमारी वुकला बरादरी, हमारी पुलिस, हमारे प्रोबेशन ऑफिसर्स की तादाद बहुत कम है। यहाँ पंजाब में तो बहुत ही कम है। मतलब एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है तो उसको 4-4 हजार लोगों को देखना होता है। तो प्रोबेशन ऑफिसर्स की तादाद बढ़ाई जाए, जो ये अमला है उसको पूरी तरह से इस पे सेंसिटाइज किया जाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन पे, बच्चों की जो अब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस के तहत है ना कि भाई आप पहले भी ओसिफिकेशन टेस्ट का था, लेकिन अब इसमें तो ये भी है कि अगर कोई छोटी मोटी मतलब बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कोई याददाश्त के तौर पे पेरेंट्स ने डायरी में भी लिखा हुआ ना कि हमारा बच्चा इस साल में पैदा हुआ था, तो उस कागज को भी कंसीडर किया जाएगा। तो मतलब ये बहुत ही आला कानून है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट को भी और सोसाइटी को भी अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। और पेरेंट्स के तौर पे मैं कहूंगी कि हमें अपने बच्चों की प्रोटेक्शन जो है ना उस पर बहुत खास तवज्जो देने की जरूरत है कि ऐसी नौबत ना आए कि हमारे बच्चे जो है वो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है। थैंक यू सो मच मैम। जी वजाहत साहब, आप अगर कुछ सजेशंस ऐड करना चाहें। जी थैंक यू। मेरी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशंस हैं उन बच्चों के राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए जो कि चाइल्ड ऑफेंडर्स हैं और लॉ के साथ कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, और जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की फुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान को री इंस्टेंट द मोराटोरियम ऑन डेथ पेनल्टी करना चाहिए,
कि डेथ पेनल्टी के ऊपर जो पहले पॉलिसी थी कि डेथ पेनल्टी जो है वो नहीं दी जा सकती, उसको बरकरार किया जाए, क्योंकि 2014 में पाकिस्तान ने डेथ पेनल्टी जो है वो मोरेटोरियम लिफ्ट कर दिया था, और उसके बाद से पाकिस्तान ने मोर देन 500 कंडेम्ड प्रिजनर्स को एग्जीक्यूट किया। और आपको जान के ये बड़ी हैरानगी होगी कि उनमें 6 बच्चे भी एग्जीक्यूट हो गए। आप ये पूछेंगे कि बच्चों, जब लॉ कहता है कि बच्चों को डेथ सेंटेंस नहीं देनी, तो वो एग्जीक्यूट कैसे हो गए? वो ऐसे हो गए कि उनका ट्रायल ही अडल्ट किया गया था और उनको डेथ सेंटेंस अवार्ड कर दिए, और लेटर ऑन जब अपील स्टेजेस पे या पोस्ट कन्विक्शन रिव्यू के अंदर जो है जो पेनल्टी की प्ली ली गई, तो कोर्ट्स ने ये ऑर्डर किया कि ये प्ली आपको एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल लेनी चाहिए थी। इस वक्त जो है इस आई थिंक वजाहत साहब का कोई इंटरनेट का इशू आ गया है। जी सर, आफ्ताब साहब अगर इन बिटवीन आप कुछ इसमें ऐड करना चाहें। मैं तो आखिर में सिर्फ शुक्रिया अदा करूंगा। आप, मेरा ख्याल है कि हमारे साथियों ने काफी गुफ्तगू की है। अगर आप कंटिन्यू करना चाहती हैं अपने साथियों के साथ गुफ्तगू, तो प्लीज करिए। जी सॉरी, मैं दोबारा आ गया। मैं अपनी बात को वहीं से आगे जोड़ूंगा कि वो पाकिस्तान में जो है डेथ पेनल्टी दी गई, जिनमें 6 बच्चों को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि डेथ पेनल्टी के ऊपर जो है जो पॉलिसी पहले थी मोराटोरियम को जो है वो रीइंस्टेट किया जाए। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है तकरीबन 4000 के करीब ऐसे कंडेम्ड प्रिजनर्स मौजूद हैं जो कि वेटिंग फॉर देयर एग्जीक्यूशन इन द जेल्स कर रहे हैं, और उनमें 10% जो कंडेम्ड प्रिजनर्स हैं वो जुवेनाइल हैं, यानी जिन्होंने जुर्म करते वक्त उनकी एज जो है वो 18 साल से कम थी। लिहाजा हमें चाहिए कि हम उनके केसेस को दोबारा रीओपन करें और उनको जुवेनाइलिटी की प्ली देकर उनकी डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करें या उनको रिलीज करें ऑन प्रोहिबिशन। इसी तरह मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो पाकिस्तानी लॉ के अंदर है, वो 10 ईयर्स, और यूएनसीआरसी कमेटी ने इसके ऊपर जनरल कमेंट अडॉप्ट किया है 2019 में, जिसमें उन्होंने जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज है वो 14 to 16 ईयर्स रखी है। और स्टेट्स को ये इनकरेज किया गया है कि वो हायर मिनिमम एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज 16 ईयर ऑनवर्ड है, उसको अडॉप्ट करें। लिहाजा पाकिस्तान को जो एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करना चाहिए, एटलीस्ट अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स तक लेके जाना चाहिए या 16 ईयर्स तक लेके जाना चाहिए। सो द थर्ड सजेशन इज पाकिस्तान को चाहिए कि वो टॉर्चर के ऊपर जो है एक्सक्लूसिव लेजिस्लेशन करें, क्योंकि जब बच्चों को अरेस्ट किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस उनको अरेस्ट करती है, तो वो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है वो टॉर्चर का शिकार होते हैं। टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ एंड रेप्स आर कमिटेड व्हेन चिल्ड्रन आर इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस। जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट इशू की 2012 में, अब्यूज ऑफ जुवेनाइल बाय फैसलाबाद पुलिस, और उसमें उन्होंने 1867 केसेस को एग्जामिन किया, और उनमें तकरीबन 58 समथिंग केसेस थे जिनमें ये एस्टैब्लिश हुआ कि उनमें बच्चों के साथ जो है वो एब्यूज कमिट की गई है बाय द पुलिस ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। एंड देन द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एज डिटर्मिनेशन प्रोटोकॉल्स। नया लॉ प्रोवाइड करता है कि अरेस्टिंग ऑफिसर और कोर्ट्स जो है वो अगर उनके सामने कोई प्ली लेता है बच्चा या फिजिकली अपीयर्स टू बी अ जुवेनाइल, देन इट इज कंपल्सरी अपॉन द अरेस्टिंग ऑफिसर कि वो उसको इस लॉ का जो है वो बेनिफिट दे, और जो उसको जो है लॉ स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है वो उसको देना चाहिए। इसी तरह अंडर ट्रायल चाइल्ड प्रिजनर्स मस्ट बी रिलीज्ड ऑन बेल। जैसा कि मैंने कहा है कि 90% ऑफ द जुवेनाइल प्रिजनर्स जो कि जेल में है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनको बेल के ऊपर रिलीज किया जा सकता है। इस तरह जेल में जो ओवरक्राउडिंग की सिचुएशन है वो भी कम होगी,
और बच्चों को जो है वो भी रिलीफ मिल जाएगा, उनको जेल से जो है बेल के ऊपर जो है वो रिलीज किया जा सकता है। नेक्स्ट सजेशन है रिहेबिलिटेशन एंड प्रोविजन ऑफ साइकोसोशल सपोर्ट टू चाइल्ड ऑफेंडर्स, कि जैसे मैडम नबीला ने कहा है कि कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें बच्चों को जो है वो रिहेबिलिटेशन या साइकोसोशल सपोर्ट दी जाती है उनकी फैमिलीज को, जिसके बाद वो जो है दोबारा एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के जो है वो मुआशरे में शामिल हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को प्रॉपरली जो है वो गुजारते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गरीब होते हैं, उनको अपने राइट्स का पता नहीं होता, लीगल प्रोसीजर्स का पता नहीं होता, जिस वजह से जो है रिहेबिलिटेशन और साइकोसोशल सपोर्ट उनको नहीं मिलती। And the next suggestion is establishment of child rehabilitation center, observation home, and exclusive child court throughout the country. And then the next suggestion is capacity building training for police, judiciary, probation department, and prison authorities, and all other stakeholders जिनका जो है चाइल्ड ऑफेंडर के साथ इंटरेक्शन होता है, ताकि जो ही कोई चाइल्ड का केस आए चाइल्ड ऑफेंडर का, तो पुलिस को पता हो, जुडिशरी को पता हो कि बच्चों के क्या राइट्स हैं, इनको हमने स्पेशल ट्रीटमेंट कैसे देना है। प्रोबिशन ऑफिसर्स जो हैं, जैसे मैडम नबीला ने कहा है कि एक प्रोबिशन ऑफिसर के पास 4000 केसेस हैं, तो वो कैसे मैनेज करेगा एक प्रोबिशन ऑफिसर 4000 केसेस। लिहाजा हमें जो है उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है और उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोबिशन ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाएं, जजों की ट्रेनिंग की जाए, ताकि जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट और जो जजमेंट्स देनी है उसमें उसको कैसे बच्चों को जो है वो स्पेशल ट्रीटमेंट देना है जो लॉ प्रोवाइड करता है। और देन द लास्ट सजेशन इज एलोकेशन ऑफ सफिशिएंट बजट एंड रिसोर्सेज फॉर अपहेल्ड ऑफ चाइल्ड जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ चाइल्ड ऑफेंडर्स इन पाकिस्तान। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनको बजट एलोकेट करे, ताकि जो है उनके राइट्स की प्रॉपर प्रोटेक्शन हो सके और उनको जो जो रिलीफ देने की ज़रूरत है वो दिया जाए, और जो इंस्टीट्यूशनल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जैसे चाइल्ड कोर्ट्स हैं, स्पेशल प्रिजन्स हैं, वो बिल्ड किया जाए। एंड द कंक्लूजन ऑफ माय टॉक इज दैट ह्यूमन राइट्स एंड चाइल्ड जस्टिस सिस्टम in Pakistan can only be upheld by fully implementing the Juvenile Justice System Act 2018. थैंक यू सो मच सर। अभी मैं चाहूंगी कि हम लोग आफ्ताब साहब के हवाले करें अपना प्रोग्राम, के वो हमारे पैनलिस्ट का शुक्रिया करें, देखने वालों का शुक्रिया अदा करें, और खुद भी इस सारी टॉक में अगर कुछ बात ऐड करना चाहते हैं तो वो जरूर ऐड करें। जी, ओवर टू आफ्ताब साहब। थैंक यू वेरी मच अक्सर। मैं आखिर में एक दो बातें जरूर करना चाहता हूँ। एक तो जो आज हमने मौजू चुना वो खुसूसन बच्चों के हवाले से था, लेकिन ये मौजू जो है बच्चे जो हैं वो एक हिस्सा है उस पूरे जस्टिस सिस्टम का। हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो वैसे ही बहुत कमजोर और उस पर बहुत सारे सवालात हैं, जिसमें 3 मेजर एक्टर्स मौजूद हैं। वैसे बहुत सारे एक्टर्स हैं लेकिन 3 मेजर एक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें पुलिस है, जुडिशरी है और जेल खानाजात है। और इन तीनों में अगर हम बड़े लोगों को भी देखें तो इन तमाम में जो आम कैदी है, जो आम एक मुल्ज़म है, उसको भी इंसाफ बहुत मुश्किल मिलता है। और ना सिर्फ इंसाफ मिलना मुश्किल है बल्कि इंसाफ इतना ज्यादा महंगा है कि उसके बारे में सोचना आम शहरी के लिए बहुत ही नामुमकिन सा लगता है। और जब अगर बच्चों पे आएगी बात तो वो तो और भी ज्यादा कमजोर तबका है, जिसको इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं उन इदारों का जो बच्चों के हकूक के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों को जो किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस होते हैं या पकड़े जाते हैं या उन पर इल्ज़ाम लग जाता है, उनको उनकी रिहाई के लिए, उनके हकूक के लिए बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्टेट की है। ये जो कानून बना ये 2018 में बना और अब 4 साल तकरीबन होने को हैं। और नबीला ने भी और हमारे साथी वजाद साहब ने भी हमें बताया कि अभी तक कानून पर सही तौर पे अमल नहीं हो सका। तो एक तो ये कदम है कि हम जहाँ जहाँ भी हैं बैसीत शहरी के, हमें रियासत को मजबूर करने की जरूरत है, रियासत को याद दहानी कराने की जरूरत है, अपने नुमाइंदों के जरिए, मीडिया के जरिए, खतूत के जरिए, कि रियासत ने जो भी कवानीन पाकिस्तान के शहरियों को इंसाफ देने के लिए बनाए हैं
उन पर अमल दरामद बेहतर बनाया जाए। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने नाजरीन का जिन्होंने दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक से में ज्वाइन किया, और हम माजरत खा हैं कि टेक्निकल वजूहात की बिना पे हमारा प्रोग्राम आज कुछ देर से शुरू हुआ और हमारे एक जो मुकर्रर हैं आतिफ जमील पग्गा साहब वो शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा हमारे साथी जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था जमरान साहब, वो गलती से अक्सा ने उनको मिस किया दिया, तो जमरान साहब आपसे माजरत। अक्सा ने फेसबुक पे आपके लिए नोट छोड़ा है, उन्होंने माजरत की है, तो यकीनन आप हमारी माजरत कबूल करेंगे और अगले प्रोग्राम में भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, मोहतरमा नबीला फिरोज भट्टी साहिबा का, जनाब वजाहत अली एडवोकेट साहब का, जिन्होंने इंतहाई भरपूर तरीके से हमारे इस इशू पर न सिर्फ इस इशू पर रहनुमाई की, बल्कि उन्होंने बहुत से प्रैक्टिकल सजेशन भी दिए कि कैसे बच्चों के हकूक को बेहतर बनाया जा सकता है। और इतने ज्यादा प्रैक्टिकल सजेशन कि मैं लिख रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा छोड़ूं कौन सा लिखूं, और उनको प्रोग्राम देख के दोबारा हम लिखेंगे। हाँ जरूर जरूर जरूर, नहीं प्रोग्राम देखने के बाद लिखेंगे। मैं आपके साथ रिटन फॉर्म में शेयर कर दूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नहीं, हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे अपना जो है एक रिक्वेस्ट बना के हुकूमत पाकिस्तान के जो मुतल्लिका इदारे हैं उनको जरूर भेजें आज के प्रोग्राम के हवाले से, ताकि हम एक और लेवल पे भी अपनी आवाज उठाने के काबिल हो सके। मुझे शुक्रिया अदा करना है आखिर में अपनी साथी अक्सा कमल साहिबा का, जिन्होंने फैसलाबाद से में ज्वाइन किया और इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद उनकी बिजली चली गई, फिर मुख्तलिफ जो मोबाइल्स हैं वो उन पे ट्राई करती रही। तो अक्सर थैंक यू वेरी मच। अगर नाजरीन आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, आपके ख्याल में प्रोग्राम कामयाब रहा, तो उसका तमाम तर क्रेडिट अक्सा को जाता है। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अगले प्रोग्राम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगला प्रोग्राम देखना मत भूलिएगा। हमारे साथी जनाब पीटर जेकब साहब हमें साथ होंगे। हम उनको बहुत से सवालात करेंगे अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से, पाकिस्तान में जमहूरी कदरों के हवाले से, और हमारे 3 पैनलिस्ट इंटरव्यू पैनलिस्ट होंगे जो उनसे मुख्तलिफ सवालात करेंगे। आखिर में मैं कहना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। इसके साथ ही खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।